हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम एक न्यू चैप्टर जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, चैप्टर है रे ऑप्टिक्स। यानी आपकी ये 6th यूनिट है जिसमें आपके टोटल 2 चैप्टर मिलेंगे, एक रे ऑप्टिक्स के नाम से और एक वेव ऑप्टिक्स के नाम से। अगर हम एनसीईआरटी बुक की बात करें तो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ये आपका चैप्टर नंबर 9 है और इसका नाम है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो ये एक ब्रांच है ऑप्टिक्स की जिसमें हम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड देयर लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद सेकंड जो पार्ट है इसका वो है वेव ऑप्टिक्स, और उसमें भी डिफरेंट फिनोमिनाज को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्टिक्स की। व्हाट इज ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लाइट, propagation of light and its behavior with different material or mediums। यानी ऑप्टिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लाइट की प्रोपगेशन, लाइट का प्रोडक्शन और इसका बिहेवियर विद डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स लाइक मिरर्स, लेंस एटसेट्रा एंड डिफरेंट मीडियाज लाइक एयर, वाटर, ग्लास, डायमंड एटसेट्रा, ये सब हम इसमें डिस्कस करते हैं। ऑप्टिक्स इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज रे ऑप्टिक्स, दैट इज आल्सो नोन एज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इन विच वी स्टडी अबाउट द रेक्टिलिनियर नेचर ऑफ द लाइट। यानी लाइट इज ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ये नेचर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड द फिनोमिनाज लाइक रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आर डिस्कस्ड इन दिस पार्ट। उसके बाद आता है आपका वेव ऑप्टिक्स। इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स और दैट पार्ट ऑफ ऑप्टिक्स इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट, और लाइट इटसेल्फ इज ए वेव नेचर, लाइट इटसेल्फ हैविंग wave nature and different phenomena which are discussed like interference of light, diffraction of light, polarization of light and also reflection and refraction of light with the help of wave nature of light। यानी वेव नेचर ऑफ लाइट आप जस्ट सिमिलर टू आप ये मान के चल लीजिए कि मैं एक ही बात कहता हूँ कि जो रे ऑप्टिक्स है और वेव ऑप्टिक्स है वो कुछ दोनों ऐसी हैं कि जैसे एक लड़की शादी से पहले वो रे ऑप्टिक्स है और एक लड़की शादी के बाद वो वेव ऑप्टिक्स हो जाती है। यानी वेव ऑप्टिक्स में वो फिनोमिनाज तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे जो कि रे में होते थे, साथ साथ वो फिनोमिनाज भी हम डिस्कस करेंगे जो रे में पॉसिबल नहीं थे, लेकिन रे में केवल और केवल हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन फिनोमिना ही डिस्कस करते हैं, बाकी रे ऑप्टिक्स में पॉसिबल नहीं है। तो मैंने इनका कंपैरिजन किया है कि एक लड़की शादी से पहले और शादी के बाद, शादी से पहले उसका एक ही घर होता है और शादी के बाद उसके 2 घर होते हैं। तो जो पहले वाला वो तो है ही है, साथ में दूसरा और है, और दोनों की इम्पोर्टेंस देखी जाए तो दोनों की इम्पोर्टेंस एक से ज़्यादा एक है, यानी किसी की इम्पोर्टेंस कम नहीं है। तो जो वेव ऑप्टिक्स है इसमें हम दोनों चीज़ डिस्कस करते हैं, जो रे में कर चुके वो तो वेव में करना ही करना है, साथ में वेव में भी कुछ फिनोमिनाज लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट विच आर नॉट पॉसिबल इन रे नेचर ऑफ लाइट, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए 1 बाय 1 टॉपिक्स को हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। ये चीज़ क्लियर होगी ऑप्टिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम प्रोडक्शन ऑफ लाइट, प्रोपगेशन ऑफ लाइट एंड इट्स बिहेवियर विद डिफरेंट मटेरियल एंड डिफरेंट मीडियम्स डिस्कस करते हैं। उसके बाद आता है जो ऑप्टिक्स है इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, रे और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। तो रे और जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में है उसमें हम रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन और रेक्टिलिनियर बिहेवियर और नेचर ऑफ द लाइट के बारे में डिस्कस करते हैं। यानी लाइट इज मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन और उससे जो फिनोमिनाज हैं लाइक रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन उनको डिस्कस करेंगे। और वेव ऑप्टिक्स के अंदर
वेव ऑप्टिक्स भी ऑप्टिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर ये कहा गया है कि लाइट इटसेल्फ इज ए जस्ट सिमिलर टू ए वेव और हैविंग वेव नेचर। लाइट का खुद का ही क्या होता है, एक वेव के जैसा नेचर होता है। और सम इम्पोर्टेंट फिनोमिनाज लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट आर डिस्कस्ड। ओके, तो शुरू करते हैं टॉपिक। तो आप सभी को पता है पूरी की पूरी ऑप्टिक्स में कुछ कंसिडरेशंस रहेंगी आपकी। जो ऑब्जेक्ट है उसको हम पॉइंट साइज लेके चलेंगे हमेशा। क्या लेके चलेंगे? पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट लेके चलेंगे। दूसरा जो आपका एयर है उसको हम सिमिलर लेके चलेंगे, किसके? वैक्यूम के। ये हमारी कंसिडरेशन रहेगी। उसके बाद ऑल द एंगल्स इन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आर वेरी स्मॉल। तो एंगल्स आर वेरी स्मॉल, एंगल्स को स्मॉल लेके चलेंगे। देयरफॉर थीटा इज सिमिलर टू साइन थीटा एंड विच इज सिमिलर टू टेन थीटा। जैसे ही हमें जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी इनको हम आपस में इंटर रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि जो आपने देखा भी होगा, अगर थीटा की वैल्यू 10 डिग्री से कम हो तो हम उसको साइन थीटा में कन्वर्ट कर दें, चाहे टेन थीटा में कन्वर्ट कर दें, उसके जो रिजल्टेंट वैल्यू हो उसके ऊपर कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, थीटा की जगह साइन थीटा या टेन थीटा यूज कर सकते हैं। एयर इज सिमिलर टू वैक्यूम। यहाँ से ये पता चलता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम में होती है c, वही आपकी किस में भी होगी, एयर में। यानी ये दोनों को हम सेम लेके चलेंगे। दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑल्सो a relation that is 1/λ is equal to c/nu। ये रिलेशन भी हम यहाँ पे यूज करेंगे। वेवलेंथ ऑफ लाइट रे इज इनवर्सली डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी एंड विच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट की जगह क्या यूज कर लेंगे, c, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए। ये ऑप्टिक्स में हमारी कंसिडरेशन रहेगी। ठीक है, एयर को हम वैक्यूम के सिमिलर कंसीडर करके चलेंगे। अब बात करते हैं कि जो लाइट है उसका बिहेवियर विद इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। बिहेवियर ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। एक्चुअल में जो प्रैक्टिकली जो होता है, यानी रियल लाइफ में जो होता है, वो बिहेवियर हम एक बार देख लेते हैं, उसके बाद पर्टिकुलर एक एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो लिख लीजिए, टॉपिक का नाम है बिहेवियर ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। देखिए मेरे पास ये एक इंटरफेस है। इंटरफेस का मतलब समझते होंगे। इंटरफेस का मतलब ये होता है कि एक ऐसा फेस जिसके एक साइड में मीडियम फर्स्ट है तो दूसरी साइड में कोई और मीडिया है, यानी मीडियम सेकंड है, या मीडियम ही ले लीजिए, मीडियम सेकंड, और ये है मीडियम फर्स्ट। समझ गए? इसका मीडियम अलग है, इसका मीडियम अलग है। तो रियल में होता क्या है, एक रे ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होती है। क्या बोलते हैं इसको? इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम एक नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं। इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो ये आपको पता ही होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, वहीं पे आपका क्या होगा, इसका कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिंग रे, ये आपकी रिफ्लेक्टिंग रे, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसको मैं आर डैश नाम दे देता हूँ, इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ, आर डैश। Also some part of the incident ray is absorbed by the medium. It means in a case of any interface there are three different phenomena are taken place simultaneously. First one is reflection of light, second one is refraction of light, and third one is absorption of light. यानी आज तक दुनिया में ऐसा कोई मीडिया नहीं है जिसने 100% लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर दिया होगा।
एक फिनोमिना हम पढ़ेंगे जिसको TIR बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वो एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि लाइट 100% रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, अदरवाइज दुनिया में इसके अलावा कोई और फिनोमिना है ही नहीं जिसमें 100% लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए या 100% रिफ्रैक्ट हो जाए। यानी ये तीनों फिनोमिना हमारे एक साथ यानी साइमल्टेनियसली टेकन प्लेस होते हैं, एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लेकिन आपको मैंने बताया था एक बार और भी, मैं एक ही एग्जांपल देता हूँ कि गांव में चलती किसकी है? गांव में चलती किसकी है? जिसके पास ज़्यादा ताकत हो, है ना। गांव में यानी आप ये मान के चलिए कि लोग किसकी ज़्यादा मानते हैं, यानी जो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। तो यहाँ पे भी हम किसको डिस्कस करेंगे? जो आपका डोमिनेटेड हो। डोमिनेटेड मीन्स जो ज़्यादा मात्रा में हो। तो जैसे अपने पास कोई ऐसा इंटरफेस लिया या कोई ऐसा सरफेस लिया जिसके ऊपर लाइट रे टकरा के वापस आ गई, तो मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे तीनों फिनोमिना एक साथ देखने को मिलते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। लेकिन हम किसको डिस्कस करेंगे? जिसकी मेजॉरिटी होगी, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में होगा। और वो सबसे ज़्यादा कौन होता है वहाँ पे? दैट इज़ डिपेंड अपॉन द सरफेस और द मटेरियल विद विच द लाइट रेज आर स्ट्राइक और पास थ्रू दैम। जिनके साथ टकराई या जिसमें से पास हुई है, उस मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या पढ़ेंगे वहाँ पे, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे या एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। लेकिन होते तीनों एक साथ हैं, जिसकी मेजॉरिटी रहती है उसको वही नाम दे दिया जाता है। क्लियर है? चलिए, तो यानी जब एक रे ऑफ लाइट किसी इंटरफेस के ऊपर इंसिडेंट करवाते हैं तो वहाँ पे उसका क्या होता है? रिफ्लेक्शन। सम पार्ट इज रिफ्लेक्टेड बैक, सम पार्ट इज रिफ्रैक्टेड एंड सम पार्ट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द मीडियम। उस मीडियम के द्वारा कुछ पार्ट उसका एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आपका टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसके बारे में सभी बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं। व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? देखिए, जो फर्स्ट वीडियो जो मेरा होता है उसमें ऑप्टिक्स में हमेशा मैं वैसे तो इंट्रोडक्शन का एक स्पेशल वीडियो डाल के और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। किसको? आपका जैसे रिफ्लेक्टिंग जो पार्ट है ना, रिफ्लेक्शन वाला जो पार्ट है ऑप्टिक्स का, उसको मैं एक ही वीडियो में ख़त्म कर देता हूँ। पहले इंट्रोडक्शन और उसके बाद एक वीडियो और उसमें चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो कोशिश करेंगे कवर करने की कि यहाँ पे कोई बात नहीं है, अगर वीडियो की लेंथ ज़्यादा होती दिखेगी तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम पार्ट को हम इसमें कवर करें, क्योंकि आपका सारा पढ़ा हुआ है। तो टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब बताइए, बताने की ज़रूरत है क्या? When a ray of light is incident on some smooth or reflecting surface, then it reflected back in the same medium. This phenomena is known as reflection of light, or bouncing back of light in the same medium after striking any surface is known as reflection of light. Clear है? Clear है reflection of light? तो reflection through a smooth surface। तो यहाँ पे मेरे पास कोई एक surface है, यहाँ से मैं रिफ्लेक्शन फिनोमिना को डिस्कस करना चाहता हूँ। तो एक रे ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होती है, तो मैं एक साथ दो चीज़ कर रहा हूँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए स्मूथ सरफेस एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ रहे हैं हम? मेनली लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ रहे हैं हम? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। याद दिला रहा हूँ 10th क्लास का, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। यहाँ पे फिर उसके बाद क्या करते हैं? एक नॉर्मल डालते हैं। नॉर्मल का मतलब साफ दिखनी चाहिए, डॉटेड लाइन इस सरफेस के साथ कितना एंगल बनाए? 90 का एंगल बनाए। उसके बाद जितना एंगल ये इधर है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इतना ही एंगल आपका इधर होगा, ये कौन सी रे होगी आपकी? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो एंगल होगा ये क्या होगा? आर। इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये क्या है आपका? एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड ए नॉर्मल रे इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? चलिए अब शुरू करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ क्या कहता है?
एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद सेकेंड लॉ क्या कहता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे एट ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेकेंड क्या कहता है? नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एट ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे सारे के सारे किस में लाई करते हैं? एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो ये दो लॉ थे आपके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, जिनको हम 10th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है? उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आपका यहीं से आता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है कि व्हेन रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस देन व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपको पता है हमेशा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है व्हेन रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली, इंसिडेंट नॉर्मली यानी ये आपकी इंसिडेंट रे है। अगर ये इंसिडेंट है तो इसका एंगल कितना होगा यहाँ पे? 90 डिग्री। तो यही आपकी क्या भी बनेगी? नॉर्मल भी बनेगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल बिटवीन नॉर्मल रे एंड इंसिडेंट रे, बट हेयर बोथ इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे और लाई ऑन ए सेम लाइन, दोनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। इट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to angle of reflection, we can say angle of reflection is equal to 0। तो यहाँ पे थोड़ा confusing है। when a ray of light is incident normally on any surface then the angle of reflection is 0, because when a ray of light is incident normally then the angle of incidence is also 0। क्या होता है आपका? 0। नॉर्मल के अलोंग उसको डाला है और एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में होता है। क्लियर है? चलिए उसके बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो आपको करना होता है। इसके बाद एक पार्ट होता था इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, उसको सिलेबस में से हटा दिया गया है, लेकिन आपको थोड़ा सा उसको डिस्कस करना पड़ेगा। अगर आप कर पाओ तो बताना, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आप मेरे से बताना ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर सकूँ। अदरवाइज़ 10th क्लास में आपका पढ़ा हुआ है, कोशिश करना आपको इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर करना है। ठीक है? तो कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर नोट कर लीजिए। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज सेम साइज्ड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो इमेज प्लेन मिरर बनाता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज की होती है। इट्स नेचर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। उसका नेचर कैसा होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब समझते हो? वर्चुअल का मतलब काल्पनिक, यानी जो इमेज बने ना केवल और केवल नजर आए बनती हुई। इरेक्ट का मतलब समझते हो? इरेक्ट का मतलब होता है टॉप और बॉटम सेम रहेंगे, यानी जहाँ पे टॉप है वहाँ टॉप रहेगा, जहाँ पे बॉटम है वहाँ बॉटम रहेगी। बट लेटरली इन्वर्टेड प्लेन मिरर इमेज कैसी बनाता है? लेटरली इन्वर्टेड। ये क्या होती है लेटरली इन्वर्टेड? लेफ्ट राइट में बदल जाता है और राइट लेफ्ट में बदल जाता है। होता है कि नहीं होता है? अगर आप मिरर के सामने खड़े होकर हाथ हिलाओगे तो आप अपनी तरफ से क्या हिला रहे हो? लेफ्ट हैंड, लेकिन आपको जो सामने इमेज है उसका क्या हिलता हुआ नजर आएगा? राइट हैंड हिलता हुआ नजर आएगा। क्लियर है? तो लेटरली इन्वर्टेड का मतलब समझ गए होगे, इरेक्ट का मतलब समझ गए होगे। अगर कोई इन्वर्टेड कहे, लेटरली ना लगाए, कोई इन्वर्टेड कह दे तो उसका मतलब होता है लेफ्ट तो राइट में बदल ही बदल गया, साथ में टॉप बॉटम में और बॉटम टॉप में बदल गई, यानी पैरों की जगह पे सर नज़र आएगा और सर की जगह पे पैर नज़र आएंगे अगर कोई आदमी उसके सामने खड़ा होकर देखेगा तो। ठीक है? तो उसको बोलते हैं इन्वर्टेड। क्लियर है? तो कैसे बनाता है हमारा ये प्लेन मिरर? सेम साइज, वर्चुअल, लेटरली इन्वर्टेड, और हम कह सकते हैं इरेक्ट इमेज ये आपकी बनाता है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर is always equal to distance of the image from the mirror on opposite side. Distance of the image या distance of the object is always
सेम एज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर बट इन अपोजिट साइड, साइड क्या मिलेगी आपकी, अपोजिट मिलेगी। क्लियर है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट नोट कीजिए, if the object is displaced by some angle, suppose that angle is theta, then the image is deflected by the twice angle, means image is seems to deflected by 2 theta। क्लियर है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इतना सा हिलाते हैं तो इमेज उसकी 2 गुना हिलती हुई नजर आएगी, या हम कह सकते हैं एन ऑब्जेक्ट मूव टुवर्ड्स द मिरर विद द स्पीड ऑफ u, देन द इमेज इट सीम्स टू मूव टुवर्ड्स द मिरर विद द स्पीड ऑफ 2u। अगर वो यानी 10 मीटर पर सेकंड से ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ चल रहा है तो इमेज उसकी कैसे चलती हुई नजर आएगी, 20 मीटर पर सेकंड से 2 गुना गति से चलती हुई नजर आएगी। उसके बाद एक क्वेश्चन बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है, व्हाट इज द मिनिमम साइज रिक्वायर्ड टू सी द complete image of the object, that is the half the size of object, at least half the size of the object mirror required, यानी the size of the mirror required is at least half of the size of the object to see the complete image of the object। किसी भी ऑब्जेक्ट की कंप्लीट इमेज देखने के लिए उस ऑब्जेक्ट के साइज से एटलीस्ट हाफ साइज का मिरर हमें चाहिए होता है। क्लियर है। ये था ऑल अबाउट प्लेन मिरर। उसके बाद आता है आपका स्फेरिकल मिरर्स। उसके बाद आते हैं आपके स्फेरिकल मिरर्स। तो सभी को पता है स्फेरिकल मिरर 2 तरह के होते हैं, कनकेव और कन्वेक्स। कौन कौन से होते हैं, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं दोनों को। स्फेरिकल मिरर्स, मिरर्स विच आर द पार्ट ऑफ ए स्फीयर आर नोन एज स्फेरिकल मिरर। फर्स्ट वन इज कनकेव एंड सेकेंड वन इज कन्वेक्स। कन्वेक्स मिरर कौन सा होता है और कनकेव मिरर कौन सा होता है, तो एक बार मैं दोनों का डायग्राम बना देता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि ये तो है कनकेव, ठीक है, और ये है कन्वेक्स। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस ये है कि इसका जो सेंटर है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर टुवर्ड्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और एक मिनट दोनों ही सेम बना दिए मैंने तो अंदर की तरफ, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर अवे फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इसी से हम डिफाइन कर देंगे कनकेव मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर और द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज टुवर्ड्स इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका सेंटर, या स्फेरिकल मिरर का वो पार्ट जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ हो, तो उसको क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर। और कन्वेक्स मिरर, अ मिरर in which the center of curvature is towards its polished surface or away from the reflecting surface, opposite to the reflecting। ये reflecting इसके अपोजिट साइड में क्या होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, या हम कह सकते हैं पॉलिश जिस साइड में की हुई होती है उस साइड में क्या होता है आपका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। उसके बाद देखिए जो भी मिरर होता है उसमें जो इसके पीछे बैक साइड में पॉलिश होती है उसका कलर फिक्स होता है, वो सिल्वर या एल्युमिनियम कलर की ही होती है। कैसी होती है, या तो सिल्वर की या एल्युमिनियम कलर की ही होती है। उसके पीछे कारण क्या है, ये बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है, एल्युमिनियम कलर या सिल्वर कलर बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है। क्लियर है। अब कई बच्चे ये कह रहे होंगे कि हमारा तो मिरर पीछे से रेड था, कोई कह रहा होगा हमारा तो पीछे से वॉयलेट था, ऐसे भी होते हैं ना। हाँ होते हैं, लेकिन मिरर के अगर आपके सामने ऐसे मिरर रखने पे आप यहाँ पे इमेज देख पा रहे हो तो आपको जो आपका इमेज है उसका बैकग्राउंड कैसा नज़र आएगा, सिल्वर या एल्युमिनियम, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसके बैक साइड में क्या कर रखा है, वो कोई भी कलर की पॉलिश हो सकती है। तो ये भी क्वेश्चन एक बार पेपर में आ गया था कि सिल्वर या एल्युमिनियम कलर के पीछे कोई और पेंट किया जाता है और उसके पीछे एक पॉलिश और की जाती है। वो क्यों की जाती है, क्योंकि जो सिल्वर और एल्युमिनियम कलर होता है, शायद किसी ने अगर देखा हो तो सिल्वर कलर अगर घर पे लोहे की चीज़ों पे करने के लिए लेके आते हैं तो थोड़ा महसूस करना, उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज़ बहुत बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर कलर्स। बाकी कलर्स के कंपैरिजन में उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं जिनसे मिलके वो पेंट बना होता है, उनके कंपैरिजन में उनका साइज़ बड़ा होता है।
तो ऐसे ही अगर मिरर के पीछे वो पॉलिश डायरेक्ट फ्री छोड़ दी जाए तो उन जो पॉलिश्ड पार्टिकल्स हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल उस पॉलिश के, उनका साइज़ बड़ा होने की वजह से उनके अंदर गैप क्रिएट हो जाता है और उस गैप के अंदर ऑक्सीडेशन बहुत फास्ट होता है, जिसकी वजह से थोड़े दिन बाद ही वो पॉलिश ख़राब हो जाएगी। मिरर अपना जो उसका रोल था वो अपना रोल प्ले करना बंद कर देता है। क्लियर है क्यों की जाती है? हाँ, तो अपना नोट कर लेना, एक एक पॉइंट बहुत काम की चीज़ है, बुक वगैरह में कहीं पे ढूंढने से भी नहीं मिलने वाली है, इसलिए वीडियो से देख के अच्छी तरह से उसको समझें, उस चीज़ को ओबे करके देखें क्या ऐसा ही होता है जो मैं बता रहा हूँ ये बात सही है। मिरर अपने सामने रखिए, अगर हो सके तो कोई मिरर ख़राब हो रखा है उसके पीछे पॉलिश भी देख लीजिए। मैं कह रहा हूँ सिल्वर कलर की, आप भी देख सकते हो सिल्वर कलर की, उसको उल्टा करके देख रहे हैं तो कोई भी कलर हो सकता है। ज़्यादातर आपको मिलेगा रेड, वॉयलेट और आपका जो ग्रे कलर होता है, ये ज़्यादातर यही कलर मिलते हैं। इसके अलावा कोई भी हो सकता है, मैं ये फिक्स नहीं कह रहा कि यही होता है, लेकिन ज़्यादातर ये 3 ही कलर मिलेंगे आपको। उसके पीछे कारण क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है। कनकेव मिरर क्या होता है, कन्वेक्स मिरर क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन या टर्म्स हैं रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। मैं केवल बताऊंगा, किसी भी एक को भी लिखवाऊंगा नहीं, ये काम आपका है लिखने का, मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ आपको। तो ये तो है आपका, मैंने ले लिया एक स्फेरिकल कनकेव मिरर, ये एक लाइन है इधर, इसका बिल्कुल ये जो लेंथ हमने ली है इसका सेंटर पॉइंट होता है जिसको P से लिखते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल पोल। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। क्लियर है? सेंटर यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब जिस स्फेरिकल मिरर का ये कनकेव मिरर पार्ट है उसका ये सेंटर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको R से लिखते हैं। इन दोनों पॉइंट से यानी प्रिंसिपल पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन होके निकलती है उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। लाइन पासिस थ्रू द प्रिंसिपल पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल पोल। साथ साथ आप साइन कन्वेंशन और कर लीजिए यहाँ पे, सम इम्पोर्टेंट टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर एंड साइन कन्वेंशन या न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के नाम से टॉपिक मिल जाएगा, वो भी साथ साथ कर लीजिए। तो यहाँ पे पहला जो साइन कन्वेंशन में पहली चीज़ है वो क्या है, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम प्रिंसिपल पोल। कितने भी डिस्टेंसेज वो सारे कहाँ से मेजर करने होते हैं, प्रिंसिपल पोल से। डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव। जो भी डिस्टेंसेज इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर किए जाएंगे उनको पॉजिटिव लिया जाएगा, एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज नेगेटिव। फॉर एग्जांपल ऐसे इंसिडेंट रे हमने डाली है, तो अगर मैं यहाँ पे ये डिस्टेंस मेजर करूँ P से C तक का, तो ये R है, ये माइनस का आएगा क्योंकि इंसिडेंट रे इधर जा रही है और डिस्टेंस हम कहाँ मेजर कर रहे हैं, इधर। तो कौन से पॉजिटिव होंगे, इस साइड में जो मेजर करेंगे वो। क्लियर है? डिस्टेंस अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव एंड डिस्टेंस बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर नेगेटिव। क्लियर? उसके बाद द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज known as radius of curvature, is known as radius of curvature. The half of the radius of curvature, the half of radius of curvature is principal focus, and the distance of principal pole and principal focus is known as focal length of this mirror. तो P से F तक का डिस्टेंस है, इसको फोकल लेंथ के नाम से जानते हैं, जिसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? क्लियर है? ये रिलेशन होती है F इज इक्वल टू R/2। ठीक है, जो आपका प्रिंसिपल फोकस होता है मिरर्स के लिए, केवल और केवल स्फेरिकल मिरर्स के लिए F इज इक्वल टू R/2 होता है। व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस? इट इज़ दैट पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, और इट इज़ दैट पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट विच द रेज ऑफ लाइट आर intersect each other or seems to intersect each other when they are। चलिए प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करने के लिए चलो मैं एक और बता देता हूँ टर्म आपको। इफ़ रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन दे आर स्ट्राइक एट ए सिंगल पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। जब हम इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ डालेंगे
तो वो इस पे टकराने के बाद क्या होगा, उनका रिफ्लेक्शन होगा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल फोकस पे या तो मिलेंगी या मिलती हुई नजर आएंगी, या एक ऐसे किसी भी एक सिंगल पॉइंट पे सारी मिलेंगी या मिलती हुई नजर आएंगी, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोल देते हैं। क्लियर है? क्लियर है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं अपर्चर। व्हाट इज अपर्चर? ये अपर्चर क्या होती है, अगर मैं बात करूँ इसको ऐसे मिला दूँ तो ये यहाँ से और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं, अपर्चर ऑफ द मिरर। क्लियर है? शायद तो सारी चीज़ होंगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, प्रिंसिपल पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, इंसिडेंट रे, अपर्चर ऑफ द मिरर एटसेट्रा। ठीक है, ये आपका था आपका न्यू साइन कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन एंड इम्पोर्टेंट टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। तो इसमें पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, उसके बाद एक तो होता है लीनियर अपर्चर और एक होता है एंगुलर। एंगुलर ये वाली और लीनियर ये वाली। उसके बाद आता है प्रिंसिपल फोकस, ये मैंने बता दिया, फोकल लेंथ बता दिया, फोकल प्लेन, अ प्लेन इन विच रे ऑफ लाइट आर, या हम कह सकते हैं प्लेन विच इज पासिज थ्रू द प्रिंसिपल फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? एक ऐसा प्लेन जो किससे पास हो, प्रिंसिपल फोकस से, और किसके परपेंडिकुलर हो, प्रिंसिपल एक्सिस के, उसको क्या बोलते हैं, फोकल प्लेन बोलते हैं। ठीक है, आपकी बुक के हिसाब से न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन तक आपका हो गया है। उसके बाद डेरिवेशन पोर्शन आपका शुरू हो जाता है। तो फर्स्ट जो डेरिवेशन है वो है रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। एफ और आर के बीच में मैंने ये जो रिलेशन होती है, एफ एंड आर की जो रिलेशन है, इसका डेरिवेशन करना, यानी ये प्रूव करके दिखाना है एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 होता है। ये हमें क्या करना होता है, प्रूव करना होता है। तो ये प्रूव करने से पहले मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, सभी बच्चों को एक टेबल बना के मेरे पास सेंड करनी है, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। मेरे को नहीं पता, चाहे आप कहीं से ढूंढो कहीं से करो, लेकिन सभी बच्चों की ये टास्क है कि मैं बाद में रिलेशन करवाऊंगा, पहले एक चीज़ क्लियर होनी ज़रूरी है कि कनकेव और कन्वेक्स मिरर के केस में इमेज फॉर्मेशन कहाँ कहाँ पे होती है। तो डिफरेंट पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट को रख के आपको इमेज बना के दिखानी है। तो 6 केसेस तो आपके कनकेव के केस में होते हैं और 2 केसेस होते हैं आपके कन्वेक्स के केस में। वो 8 इमेज आपकी बनेंगी। चलो इमेज आप बना के देख लेना, रफ में बना के ज़रूर देखनी है, लेकिन वो टेबल में कहाँ बनती है, कैसे बनती है, साइज़ क्या होता है, ये मैग्नीफिकेशन वगैरह क्या होती है। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, V/U और HI/H0 फॉर मिरर। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव सिंबल बाहर आता है, यानी M इज इक्वल टू माइनस ऑफ V/U और इज इक्वल टू माइनस ऑफ HI/H0, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, मिरर के केस में ये होता है मैग्नीफिकेशन। क्लियर है? लीनियर मैग्नीफिकेशन, ये सारी चीज़ें उस टेबल में आपकी होनी चाहिए, और साथ में आपको पता भी होना चाहिए व्हाट इज़ द मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर या प्लेन मिरर एंड वाई। प्लेन मिरर की मैग्नीफिकेशन क्या होती है और क्यों होती है, यूजेज ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, कनकेव और कन्वेक्स। ये आपका काम है करने का। मेरा काम डेरिवेशन शुरू करवाऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। सब उससे पहले मेरे पास टास्क सभी बच्चों की, यानी मंडे को सभी की टास्क मेरे पास आ जानी चाहिए, जो काम मैंने दिया है, चाहे वो आप भेजो रात के 8 बजे तक, लेकिन टास्क मेरे पास आएगी तो ही मैं अगला वीडियो आपका दे पाऊँगा। अदरवाइज़ मैं उस टास्क पहले तो ग्रुप में नाम सेंड करूँगा कि इन बच्चों ने टास्क सेंड नहीं की, इसलिए मैंने आगे वीडियो नहीं बनाया। ठीक है, तो ध्यान रहे सभी को, वीडियो अगर चाहिए आगे पढ़ना है, सिलेबस आपका टाइमली कंप्लीट करवाना है, तो टास्क मेरे पास टाइम पे भेजें, अदरवाइज़ दिक्कत होगी आपको। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स।